हम जो कुछ भी देखते हैं, लोगों से लेकर शहरों तक, रात में नजर आने वाले हजारों स्टार्स, ये सब बने होते हैं एक ही चीज से, एटम्स ऑफ मैटर। लेकिन यहाँ कुछ और भी मौजूद है जो बहुत वियर्ड है। न दिखने वाला डार्क मैटर भी हमारे यूनिवर्स में भरा हुआ है, और ये शायद हर चीज की एग्जिस्टेंस की वजह हो सकती है, हमारे एग्जिस्टेंस की भी। हमारे यूनिवर्स की एक चीज शायद आपको सरप्राइज कर दे। हमारे आसपास ही रहते हैं कॉस्मिक गोस्ट्स। नॉर्मल मैटर ये चीज बनाती है स्टार्स, प्लैनेट्स और लोगों को, लेकिन ये यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये अजीब सा इनविजिबल वेब हमारी यूनिवर्स को बनाने वाली गैलेक्सीज को आपस में जोड़ता है। हम इस मिस्टीरियस चीज को देख या फील नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी ग्रेविटी को मेजर करके ये जान सकते हैं कि ये यहाँ जरूर मौजूद है। ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि जिसे हम जानते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मामूली सा हिस्सा है, जिसके हम भी पार्ट हैं। यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर मैटर उस सब्सटेंस से बना है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया है। इस स्ट्रेंज और घोस्टली स्टफ को डार्क मैटर कहते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट डार्क मैटर को एक तरह का एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं। ये क्लाउड्स या हेलोस के बड़े बड़े नेटवर्क्स में लटका होता है, जो हमारे यूनिवर्स को बनाने वाली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज को लिंक करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा मास्क या गॉगल्स लगाएं जिससे डार्क मैटर का पता चल जाए, तो आपको हर सेकंड ऐसे मिलियंस ऑब्जेक्ट पास से गुजरते नजर आएंगे। ऐसे मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास हर समय रहते हैं। ये दिखते तो नहीं है, लेकिन इसका असर जरूर होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसने हमारे यूनिवर्स में हर चीज को शेप दी है, अब हम इस घोस्टली डार्क मैटर को समझने लगे हैं। शायद इन्होंने तो हमारे एवोल्यूशन में एक की रोल निभाया होगा। डार्क मैटर असल में नजर न आने वाला एक पपेट मास्टर है, जो हमें दिखने वाली हर चीज को पपेट्स की तरह कंट्रोल करता है। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। हम मौजूद हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी गैलेक्सी मौजूद है, और वो मौजूद है डार्क मैटर की वजह से। एक तरह से सोचा जाए तो डार्क मैटर वो चीज है जो बहुत मैटर करती है। तो यूनिवर्स आज हमें जिस शक्ल में नजर आता है, डार्क मैटर ने उसे बनाया कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है हर चीज की शुरुआत की तरफ लौटना, यानी बिग बैंग की तरफ। 14.8 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। तब शुरुआत हुई थी बहुत ज्यादा गर्म और बहुत टेंस स्पैक बर्स्ट की। ये स्पैक है इन्फिनिट यूनिवर्स। ये गर्म है और प्योर एनर्जी से भरा हुआ है। एक्सपेंड होते हुए ये ठंडा होता है, और इसकी कुछ एनर्जी कंडेंस होकर छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाती है। लेकिन ये आपको और मुझे बनाने वाले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है डार्क मैटर के पार्टिकल्स। अगर डार्क मैटर बना होता है स्ट्रेंज सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो ये शायद बने होंगे यूनिवर्स के बहुत ही बिगनिंग में, शायद बिग बैंग के कुछ ही पल बाद। डार्क मैटर तब से है जब शायद नॉर्मल मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल में नॉर्मल मैटर के पार्टिकल्स हैं जो प्योर एनर्जी की वजह से बनते हैं, लेकिन शायद डार्क मैटर ने मैटर के बनने में क्रूशियल रोल निभाया। यूनिवर्स में डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर की रेशियो 6:1 है, और ये इन दोनों के बीच के कनेक्शन का हिंट देती है। नॉर्मल मैटर के मुकाबले डार्क मैटर लाखों गुना ज्यादा क्यों नहीं है, या फिर इससे उल्टा क्यों नहीं है? ये दोनों नंबर्स इतने क्लोज क्यों हैं? हो सकता है कि इनके करीब होने की वजह डार्क मैटर का ओरिजिन ही हो। बेशक आज डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर एक दूसरे के जैसे नहीं है, लेकिन शायद अर्ली यूनिवर्स में ऐसा होता रहा हो, इनका आपस में मेल ज्यादा होता हो, और शायद डार्क सेक्टर और नॉर्मल सेक्टर के बीच इसी कनेक्शन की वजह से वो सब बना हो जो आज हमें चारों तरफ नजर आता है। यूनिवर्स की उम्र अब भी 1 सेकंड से भी कम है। ये बहुत ही डेंस और हॉट है।
इस छोटी सी कन्फाइंड जगह में डार्क मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत पास पास लगे हुए हैं। ऐसे में टक्कर होना नॉर्मल है। पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते वक्त एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। साथ ही एक नई चीज भी, ऑर्डिनरी मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी नजर आने वाले यूनिवर्स को बनाने वाली चीज। ये भी हो सकता है कि एकदम अर्ली यूनिवर्स में दो डार्क मैटर पार्टिकल्स आपस में टकराए हो और खत्म हो गए हो, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बना हो जो अब हमारी बॉडी का हिस्सा है। तो शायद मैं लिटरली डार्क मैटर का चाइल्ड हो सकता हूँ। अर्ली यूनिवर्स में सब कुछ आपस में बहुत पास पास पैक्ड था, यानी डेंसिटी बहुत रही होगी, इसलिए पार्टिकल्स के बीच कोलिजन्स भी अक्सर होती होंगी। लेकिन जब यूनिवर्स ठंडा हुआ तो डेंसिटी कम हो गई और टेम्परेचर भी कम हो गया, तो जो इंटरैक्शंस तब होते थे अब बिल्कुल भी नहीं होते। यूनिवर्स के एक्सपेंशन से डार्क मैटर का खत्म होना अब करीब करीब रुक गया है और इससे यूनिवर्स में डार्क मैटर का अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स हो गया है। डार्क मैटर आज इतना ज्यादा शायद इसलिए है क्योंकि ये इतनी तेजी से खत्म नहीं हो पाया कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचती, तो इसका काफी बड़ा हिस्सा बचा रहा जो आज यूनिवर्स में डोमिनेट करता है। क्या आपस में टकराते डार्क मैटर पार्टिकल्स आज यूनिवर्स में दिखने वाले सारे ऑर्डिनरी मैटर को बनाते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स बनते किस चीज से हैं। हमें लगता है कि डार्क मैटर एक लार्ज पार्टिकल है, लेकिन ऑर्डिनरी मैटर से अलग ये लाइट या किसी और चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। डार्क मैटर के टॉप कंटेंडर्स में से एक है विम्प, वीकली इंटरैक्टिंग मास ऑफ पार्टिकल। बिग बैंग में बने इस पार्टिकल का आज बस इतना ही हिस्सा बचा है। विम्प्स इसके लीडिंग कंटेंडर हैं, क्योंकि अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को बिग बैंग के कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ कनेक्ट करें तो एक ऐसा यूनिवर्स बनेगा जो आज जैसा ही होगा। उसमें 84% डार्क मैटर होगा और सिर्फ 16% ऑर्डिनरी मैटर। हमें जो नंबर्स मिले हैं वो आज यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर के जितने ही हैं, तो इनडायरेक्टली इस बात का सॉलिड एविडेंस है कि ये पार्टिकल्स डार्क मैटर हो सकते हैं। अगर आज की ये सोच सही है तो यूनिवर्स के सब एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स विम्प्स के आपस में टकराने से बने होंगे। लेकिन कॉस्मोस को बनाने में डार्क मैटर का रोल बस उसे स्टार्ट करने तक ही लिमिटेड है। हो सकता है कि डार्क मैटर कॉस्मोलॉजी की ग्रेट मिस्ट्रीज में से किसी एक को सुलझा सके, जैसे कि किस तरह अर्ली यूनिवर्स को भरने वाली प्राइमोर्डियल गैस फर्स्ट स्टार्स को बनाने के लिए आपस में जुड़ गई थी। इस मिस्ट्री की शुरुआत तब होती है जब यूनिवर्स की उम्र 1 सेकंड से भी कम थी, फिर ये अचानक एक्सपेंड हो जाता है। एक सेकंड के मिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ पीरियड में हमारे यूनिवर्स फैलकर 90 ऑर्डर्स के मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम से भी ज्यादा हो गया और इसका साइज एक सिंगल एटम से बढ़कर एक बास्केटबॉल जितना हो गया, वो भी फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। इस तेज एक्सपेंशन ने इवनली स्प्रेड पार्टिकल्स का एक बड़ा फ्लो बना दिया जो कूल होकर हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बन जाते हैं। ये गैसेस ग्रेविटी की फोर्स से एक दिन कोलैप्स होकर फर्स्ट स्टार्स बनने वाले थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अर्ली यूनिवर्स की गैस कुछ ज्यादा ही इवनली स्प्रेड थी। ये इतनी स्मूथ थी कि ग्रेविटी दूसरे पार्ट्स को खींच नहीं पाई और गैस के रीजन्स को कोलैप्स और क्रम्प कर दिया। अगर यूनिवर्स पूरी तरह स्मूथ होता तो ये ब्यूटीफुल लेकिन बोरिंग होता, क्योंकि तब इसमें देखने लायक कुछ होता ही नहीं। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से गैस का स्मूथ सी कोलैप्स और क्रम्प हुआ होगा और तब फर्स्ट स्टार्स बने होंगे। ये अजीब काम बहुत ही छोटे स्केल पर हुआ होगा। इस बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और वो ये कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से बहुत छोटे स्केल पर कुछ स्ट्रेंज थिंग्स होती रहती हैं। जब हम किसी कार, किसी रनर या इवन किसी स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं तो हम उनके मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्ली यूनिवर्स की छोटी क्वांटम दुनिया में ये सर्टेनिटीज दिखाई नहीं देती। किसी भी चीज का डेफिनेट मोमेंटम या पोजीशन नहीं है और क्योंकि कोई भी चीज अपनी जगह पर लॉक नहीं थी तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में फ्लक्चुएशंस या ग्रुप्स डेवलप हो सकते थे।
और जब यूनिवर्स तेजी से इन्फ्लेट हुआ तो ये फ्लक्चुएशंस अपनी जगह जैसे फ्रीज हो गए और ऐसे डेंस पॉइंट्स बन गए जिनके अराउंड गैस क्लाउड्स कोलैप्स होकर किसी स्टार के बनने के लिए ग्रेविटेशनल सीड्स का काम कर रहे थे। फॉर्चुनेटली वहाँ ये छोटी छोटी सीड फ्लक्चुएशंस मौजूद थी जो एक कॉस्मिक डीएनए जैसी थी, और ये डिटरमिन हुआ कि स्ट्रक्चरल एयर से कहाँ, कब और कैसे स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे कमाल के स्ट्रक्चर्स बने जो आज हम देखते हैं। मुझे लगता है कि यह साइंस के सबसे खूबसूरत आइडियाज में से एक है कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमारे हिसाब से सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में छोटी चीजों पर अप्लाई होता है, कॉस्मोस में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर के लिए भी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है। सो थैंक यू हाइजनबर्ग। तो शायद फ्लक्चुएशंस का डेवलपमेंट इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दे कि यूनिवर्स ने अपने स्ट्रक्चर को कैसे इवॉल्व किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप कैलकुलेशन करें तो गैस के मास में अकेले इतनी ग्रेविटी नहीं होती है कि यूनिवर्स में आज दिखने वाले सारे स्टार्स बन जाएं। किसी और चीज ने कोलैप्स करते गैस क्लाउड्स के मास को बढ़ाया होगा। कहीं ये चीज डार्क मैटर ही तो नहीं? आज कॉस्मोलॉजिस्ट एक अजीब सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जिस गैस ने कभी यूनिवर्स को भरा था वो इतनी जल्दी कैसे कोलैप्स हो गई कि उसने आज नजर आने वाले स्टार्स बना दिए, जबकि इस काम के लिए जरूरी इतनी गैस भी नहीं थी। इसका एक ही जवाब है, शायद नॉर्मल मैटर से अलग भी कोई चीज रही होगी जिससे गैस क्लाउड्स का मास बढ़ा होगा और वो कोलैप्स होकर स्टार्स बने होंगे। सिर्फ नॉर्मल मैटर में चीजें तेजी से ग्रो नहीं करती, इसके लिए यूनिवर्स में स्ट्रक्चर इनफ नहीं होगा। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है इतना टाइम नहीं बीता है कि नॉर्मल मैटर कोलैप्स होकर उससे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और लोग बन जाएं। कई साइंटिस्ट अब मानते हैं कि स्टार्स की फॉर्मेशन की स्पीड बढ़ाने के पीछे थी इनविजिबल डार्क मैटर की ग्रेविटी। इवन दो डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रेविटी की मदद से ऐसा करते हैं और पता चला है कि ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डार्क मैटर को शामिल किया जाए तो सब कुछ समझ में आने लगता है और ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे यूनिवर्स एकदम सही काम करने लगा है। अर्ली यूनिवर्स एक्सपैंड होते वक्त ठंडा हुआ होगा और इस दौरान यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक सी रहा होगा। आसपास बहुत सा डार्क मैटर भी रहा होगा जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की फ्लक्चुएशंस या ग्रुप्स में जमा हो गया होगा। डार्क मैटर अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए फ्री था और इसने अपने पैटर्न और अपनी कस्टमेंट्स को ऑर्डिनरी मैटर से पहले ग्रो करना शुरू कर दिया था, और इसीलिए इसने आज मौजूद इस इंटरेस्टिंग यूनिवर्स को बनाने में इतना रोल निभाया है जिसमें आज हम रहते हैं। डार्क मैटर के इन्हीं क्लम्प्स की ग्रेविटेशनल पुल ने हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचा। ये क्लाउड्स और ज्यादा डेंस होते गए और फिर इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन को ट्रिगर किया। उसके बाद हमारे यूनिवर्स के फर्स्ट स्टार्स पैदा हुए डार्क मैटर की वजह से। डार्क मैटर कोलैप्स हुआ, क्लम्प हुआ और बाद में इसी वजह से नॉर्मल मैटर इसकी तरफ आया। डार्क मैटर नहीं स्टार्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, एलियंस, ह्यूमंस की और बाकी सब चीजों के बनने की शुरुआत हुई। ये समझना जरूरी है कि डार्क मैटर यूनिवर्स में मैटर का डोमिनेंट फॉर्म है। यूनिवर्स की शुरुआत में इसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ और रेगुलर मैटर फिर इसके साथ आकर मिल गया। इस मैटर को कोलैप्स होने में बहुत टाइम लगा। इसमें तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तभी ये इतना डेंस हुआ कि स्टार्स बन सके। और अगर डार्क मैटर पहले वहां नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बिना डार्क मैटर के ये यूनिवर्स बहुत ही डार्क होता। वहां वो स्टाफ होता तो सही, लेकिन शाइन नहीं करता। डार्क मैटर बताता है कि कैसे यूनिवर्स के फर्स्ट स्टार्स एक्टिव हुए। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स पर नजर डालते हैं तो उन्हें ये स्टार्स वहां अकेले नहीं दिखते। ये मॉन्स्टर्स, सुपर मैसिव,
ब्लैक होल्स के साथ वहां मौजूद थे। असली मिस्ट्री ये है कि हमें वेरी अर्ली यूनिवर्स में कुछ बहुत ही मैसिव ब्लैक होल्स नजर आते हैं। तो बिग बैंग और अब जब हम इन्हें स्टडी कर रहे हैं, इसके बीच इतना टाइम नहीं गुजरा है कि ये इतने बड़े साइज के हो जाएं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को अर्ली यूनिवर्स के हैवी वेट्स कहा जा सकता है। इनमें से कुछ का वजन तो हमारे सन के मास से 12 बिलियन टाइम्स ज्यादा तक है। ये इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे बने? ये कॉस्मोलॉजी की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, शायद अब तक। कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि ऐसे अर्ली ब्लैक होल्स का बनना एक अजीब सुपरस्टार ने शुरू किया होगा, जिसे डार्क स्टार कहते हैं। डार्क स्टार्स शायद यूनिवर्स में बनने वाले सबसे पहले स्टार्स होंगे। ये तब बनते हैं जब यूनिवर्स की उम्र करीब 200 मिलियन ईयर्स होती है। ये बहुत अर्ली ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये ऑर्डिनरी मैटर से बनते हैं। ये बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से, लेकिन इन्हें पावर देता है डार्क मैटर। कैथरीन फ्रीज का मानना है कि जब अर्ली यूनिवर्स में ये जायंट अर्ली स्टार्स बन रहे थे, तो इनकी एनॉर्मस ग्रेविटी ने डार्क मैटर पार्टिकल्स को इनकी कोर्स की तरफ खींच लिया। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराए और इन्होंने बहुत सारी एनर्जी रिलीज की। जब भी ये एक दूसरे से टकराते हैं, ये डिस्ट्रक्ट होकर कुछ और ही बन जाते हैं। यानी इससे काफी हीट और काफी एनर्जी रिलीज होती है और शायद इसी एनर्जी से स्टार्स को पावर मिलती है। तो ये हो सकता है कि कुछ स्टार्स में उनके इंटरनल रिएक्शंस को पावर मिल रही है डार्क मैटर से, यानी डार्क मैटर एनाइलेशन इन स्टार्स को चमकते रहने की एनर्जी दे रहा है। ये कमाल की बात है, क्योंकि आपको किसी एक जायंट स्टार को पावर देने के लिए डार्क मैटर के 10,000 में से किसी एक पार्ट की ही जरूरत होती है। डार्क मैटर एनाइलेशन की एनर्जी के कारण डार्क स्टार्स सुपर लार्ज बन जाते हैं। ये अर्ली ऑब्जेक्ट्स वाकई अजीब थे। ये बहुत कूल थे और काफी बड़े भी थे। इन चीजों का साइज सन और अर्थ की डिस्टेंस से 10 टाइम्स ज्यादा था। तो ये बहुत ही बड़े, फूले हुए और कूल थे और इन्हें पावर मिलती थी डार्क मैटर एनहाइलेशन से। लेकिन जब इनका डार्क मैटर फ्यूल खत्म हो गया, तो इन बड़े बड़े स्टार्स को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बचा। जब इस बड़े से और पफ्ड अप ऑब्जेक्ट को सस्टेन करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसे कोलैप्स होना ही था और बस ये सीधा एक ब्लैक होल बन गया। कोलैप्सिंग स्टार क्योंकि बहुत बड़ा था, जो नया ब्लैक होल बना वो भी सुपर मैसिव था। अगर डार्क स्टार्स मौजूद हों तो ब्लैक होल्स भी बड़े हो सकते हैं। तो डार्क मैटर की वजह से अर्ली यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा फर्स्ट स्टार्स को पावर देने के लिए मौजूद डार्क मैटर की वजह से ही होता है। केटीज डार्क स्टार्स शायद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन के राज खोल सके, तो उनकी खोज जारी है। इनमें से कुछ सन से भी 1 मिलियन टाइम्स बड़े और 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम इन्हें इन टेलीस्कोप से तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशनल टेलीस्कोप से देख पाएंगे। तो अगर हम कोई बिल्कुल नए किस्म का स्टार ढूंढ पाए तो वो बहुत बड़ा होगा। डार्क मैटर ने जरूर हमारी यूनिवर्स की बेसिक यूनिट्स, स्टार्स और ब्लैक होल्स को बनाने में मदद की हो, लेकिन क्या इस मिस्टीरियस पपेट मास्टर की पहुंच और आगे तक भी हो सकती है? गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के ऐसे पैटर्न्स हैं जो सिर्फ नॉर्मल मैटर से ही नहीं बन सकते। हमारा होम स्टार सन मिल्की वे में मौजूद 200 बिलियन स्टार्स में से एक है, लेकिन स्टार्स का ये बड़ा सा कलेक्शन आखिर बना कैसे? हमारी होम गैलेक्सी को एक इमेजिनरी डार्क मैटर गॉगल से देखिए तो आपको दिखेगा कि इसके चारों तरफ डार्क मैटर का एक हेलो है। एक डार्क मैटर हेलो किसी गैलेक्सी को
ग्रेविटी प्रोवाइड कराकर चीजों को एक साथ लाने में मदद करता है। और इसी चीज से हमारी गैलेक्सी बनी है। इस ह्यूज कंस्ट्रक्शन की ग्रेविटी की वजह से रेगुलर मैटर आया और उससे बीच में मिल्की वे बना। एस्ट्रोनॉमर्स सोचा करते थे कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन हाल की ऑब्जर्वेशन से कुछ अनोखी इंफॉर्मेशन मिली है। आपस में जुड़ी गैलेक्सीज की वॉल्स स्पेस में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैली है। पिछले कुछ डेकेड्स में हुई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक ये है कि गैलेक्सीज ने इन वास्ट सुपरस्ट्रक्चर्स को बनाया जो पूरे नॉन यूनिवर्स में फैली हुई है। ये ग्रेट वॉल गैलेक्सी का एक फिलामेंट है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में फैला है। ये बड़े बड़े गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स कैसे बने, ये समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स एटा कामा लार्ज मिलीमीटर एरे या एल्मा जैसे टेलीस्कोप्स यूज करते हैं। ये 66 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्रुप है और ये इतना पावरफुल है कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक पीछे जाकर अर्लीस्ट गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन पर भी नजर डाल सकता है। एल्मा हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री पर नजर डाल सकता है और ऐसी जायंट बेबी गैलेक्सीज से बनने वाले ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को देख सकता है। ये एक तरह की प्रोटोग्रेड वॉल है। एल्मा हमें एक आइडिया देता है कि यूनिवर्स का बचपन कैसे बीता होगा। ये दिखाता है कि जब यूनिवर्स फैला तो नई पैदा हुई गैलेक्सीज अपने नेबर्स के साथ अलाइन हो गई। ये ऐसा ही है जैसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स स्टिकी फिलामेंट बना रहा था और नई गैलेक्सीज बनाने वाले मटेरियल्स इन धागों से ऐसे ही चिपक रहे थे जैसे मक्खियां स्पाइडर के वेब में। पता चला कि यही नजर ना आने वाले फिलामेंट्स डार्क मैटर थे। इसे डार्क मैटर की बाउंड्री कह सकते हैं जो नॉर्मल मैटर को अपनी तरफ खींच रही थी। जब यूनिवर्स फैल रहा था तो डार्क मैटर के ओरिजिनल क्लम्प्स बाकी सब की तरह उतनी जल्दी नहीं एक्सपेंड हुए। ये सब आपस में चिपक गए और इनकी पावरफुल ग्रेविटीज ने इन्हें फिलामेंट्स की शक्ल दे दी। फिलामेंट्स ने डार्क मैटर स्ट्रैंड्स का एक बड़ा सा वेब बना दिया जो पूरे यूनिवर्स में एक्सपेंड हो गया। फिर इस डार्क मैटर के वेब की ग्रेविटी ने नॉर्मल मैटर को अपनी तरफ खींचा और वो फिलामेंट्स के जॉइंट्स में जमा होकर कोलैप्स हुआ, जिससे बनी गैलेक्सीज। सबसे मोटे फिलामेंट्स ने सबसे ज्यादा गैस को खींचा और गैलेक्सी क्लस्टर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड किए। ये पूरे यूनिवर्स में इन बड़े बड़े फिलामेंट में चिपक गए थे जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में फैले हुए थे। हम बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन डार्क मैटर ना होता तो ये भी ना होता। इन स्ट्रक्चर्स की वजह से ही गैलेक्सीज अपने आप बन पाई। इसलिए आज गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और आप भी मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क मैटर ने फ्रेमवर्क बनाया। जैसे किसी शहर में कोई ग्रिड सिस्टम बताता है कि बिल्डिंग्स कहाँ बनेंगी, वैसे ही गैलेक्सीज कॉस्मिक ग्रिड के आर पार इकट्ठा होती है। ऐसा लगता है कि अर्थ पर सिटी प्लानर्स यूनिवर्स के ही मैप को फॉलो कर रहे हैं। बस ये प्लानर्स डार्क मैटर के बजाय रोड्स यूज करते हैं। न्यूयॉर्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए न्यूयॉर्क सिटी बिना सड़कों के कैसा लगता। यहाँ ना कोई स्ट्रक्चर होता, ना फाउंडेशन, और पूरा शहर बिखर जाता। लोगों ने शहर को डिजाइन करने से पहले एक ग्रिड बनाया, उन्होंने सड़कें बनाई, यही शहर की फाउंडेशन थी, और फिर उन्होंने यहाँ बिल्डिंग्स बनाई। जिस तरह डार्क मैटर वेब गैलेक्सीज का बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही न्यूयॉर्क की सड़कों की ग्रिड के चारों तरफ यहाँ के सिटी ब्लॉक्स बनाने के लिए स्टील और कंक्रीट ट्रांसपोर्ट किए गए। डार्क मैटर ही आपको फाउंडेशन देता है, ये आपको कॉस्मिक स्ट्रक्चर देता है, और फिर नॉर्मल मैटर हमें आज नजर आने वाली गैलेक्सीज और क्लस्टर्स में जा पहुंचा। हाल ही में डिस्कवर किए गए यूनिवर्स का ये स्ट्रक्चर अपनी एलिगेंस से मुझे हैरान करता है। यहाँ डार्क मैटर का एक वेब है जो रेगुलर मैटर के हाईवेज बनाता है ताकि वो इन नेक्ससेस तक पहुँच सके और वहीं पर सबसे बड़ी और ब्राइटेस्ट गैलेक्सी फॉर्म। हमारे यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर डार्क मैटर से बना है। इसने तो शायद हमारे शरीर को बनाने वाले एटम्स को भी क्रिएट किया हो सकता है।
लेकिन ये बात एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं और ना ही सीधा मेजर कर सकते हैं। डार्क मैटर की एक प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, शाइन नहीं करता, ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो अगर आप डार्क मैटर पर लेजर बीम डालेंगे तो वो इसके बीच से गुजर जाएगी और कुछ नहीं होगा। डार्क मैटर वर्ड शायद थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, शायद इसके लिए ट्रांसपेरेंट मैटर वर्ड ज्यादा ठीक होगा, लेकिन ये सुनने में डार्क मैटर जितना कूल नहीं लगता। तो अगर डार्क मैटर दिखता ही नहीं है तो साइंटिस्ट इसे लेकर इतने श्योर कैसे हैं? हम ऐसी बहुत सी चीजें जानते हैं जो हम देख नहीं सकते, और यही बात डार्क मैटर पर अप्लाई करती है। हम ग्रेविटी यूज करते हैं। डार्क मैटर शायद लाइट के साथ इंटरैक्ट ना करे, पर ग्रेविटी के साथ करता है। स्टार्स के मोशन को, गैलेक्सीज के मोशन को, गैलेक्सी की क्लस्टरिंग को स्टडी करके ही हम जान पाए हैं कि मास रखने वाला बहुत सा ऐसा एक्स्ट्रा स्टफ मौजूद है जो इन स्टार्स और गैलेक्सीज को इस तरह चला रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। गैलेक्सीज में इस अजीब मूवमेंट का पता लगाने वाले पहले इंसान थे एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़विकी, जिन्होंने ये काम 1930s में किया। एक कस्टम बिल्ड 18 इंच के टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने स्टडी किया कि गैलेक्सीज किस तरह गैलेक्सीज के टाइट ग्रुप के अंदर इंटरैक्ट करती है, जिसे एक क्लस्टर कहा जाता है। फ्रिट्ज ज़विकी ने गैलेक्सी और क्लस्टर्स के मोशन को स्टडी किया और ये पता चला कि ये गैलेक्सी बहुत फास्ट मूव कर रही थी। मैटर का हर एक कंसंट्रेशन एक एस्केप वेलोसिटी के साथ जुड़ा होता है, और अगर इसकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो तो ये उस सिस्टम का हिस्सा बना नहीं रह सकता। जिस तरह कोई रॉकेट ज्यादा तेज स्पीड की वजह से अर्थ की ग्रेविटी से छूट सकता है, वैसे ही अगर कोई गैलेक्सी बहुत तेज स्पीड पर हो तो वो अपने गैलेक्सी क्लस्टर से अलग हो सकती है। ज़विकी ने नोटिस किया कि कोमा क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज इतनी तेज मूव कर रही होंगी कि अपने नेबर्स के ग्रेविटेशनल पुल से बच सके, लेकिन यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में बिखरने के बजाय गैलेक्सीज एक साथ बनी रही। ज़विकी को लगा कि कोई अनजान मटेरियल इस सिस्टम के मास और इसकी ग्रेविटी को बढ़ा रहा था, जिससे गैलेक्सीज अपनी जगह टिकी हुई थी। हो सकता है कि कोई और चीज और ज्यादा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही हो जिसे हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। उस समय ग्रेविटी के इस अनएक्सप्लेन्ड सोर्स के ज़विकी की आइडिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ज़विकी की ज्यादा लोगों से बनती नहीं थी, शायद उनके साथी उनसे नाराज रहते थे और इसी वजह से वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि एक साइंटिस्ट की तरह वो अपने टाइम से इतने ज्यादा आगे थे कि बाकी कम्युनिटी को उस वक्त उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। फिर 30 साल और लगे और एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन ने एक क्रिटिकल डिस्कवरी की। तभी डार्क मैटर की बात पर यकीन किया गया। वेरा रूबिन गैलेक्सीज पर नजर डाल रही थी, और गैलेक्सी कनेक्शन होती है गैस, स्टार और डस्ट की, और इनका अपना एक मोशन होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक डिस्क है, और ये डिस्क गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रही है। गैलेक्सी के बीच में मौजूद स्टार्स की स्पीड बहुत तेज होती है, जबकि गैलेक्सी के आउटर पार्ट्स में स्टार्स की स्पीड बहुत धीमी होती है। जैसे कि इनर प्लैनेट में सन के चारों तरफ बड़ी तेजी से घूमते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स की स्पीड काफी स्लो होती है। उन्हें ये पता चला कि गैलेक्सी के बाहर वाले हिस्से भी करीब करीब उसके अंदर वाले हिस्से जितनी ही स्पीड पर घूम रहे थे, और ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लग रहा था कि गैलेक्सी के स्टार्स एक ही जगह हैं, जैसे कि वो एक बड़े से स्पिनिंग व्हील के साथ चिपके हुए थे। इसकी एक ही वजह हो सकती थी कि वहाँ एडिशनल ग्रेविटी हो सकती थी, कोई एडिशनल स्टफ हो जो मास को बढ़ा रहा हो, ग्रेविटी को बढ़ा रहा हो और आउटर स्टार्स की स्पीड को तेज कर रहा हो। कंक्लूजन एक ही निकला कि इस स्पिनिंग व्हील को कोई बहुत ही बड़ी और इनविजिबल चीज इन्फ्लुएंस कर रही थी। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप से ये देखने की कोशिश की कि क्या ये इनविजिबल मास सच में रियल था, तो उन्होंने जहां भी नजर डाली उन्हें इसका एविडेंस मिला। और जब पहले से ज्यादा लोग इस बात को साबित करने लगे तो लोगों को लगा कि ओह, फ्रिट्ज और वेरा की बात सही थी, ये वियर्ड चीज वाकई मौजूद है।
और ये बात किसी खास जगह ही नहीं, आप किसी भी गैलेक्सी को देखिए, वहां डार्क मैटर डोमिनेट करता है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर मौजूद तो है, लेकिन हम अब भी ये नहीं समझ पाए कि ये आखिर में है क्या। हमें लगता है कि ये एक तरह का पार्टिकल, एक विम्प है, लेकिन वह पार्टिकल्स की एक ऐसी पूरी फैमिली हो सकती है जो डार्क एटम्स और डार्क मॉलिक्यूल्स बनाती है। शायद वहाँ पूरा का पूरा एक डार्क यूनिवर्स मौजूद है जो डार्क प्लैनेट से भरा है और उनके डार्क स्टार्स की डार्क लाइट से इल्यूमिनेट होता है। साइंटिस्ट डार्क मैटर की असली आइडेंटिटी को अनकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज तक इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट साबित हुआ है एक थियोरेटिकल पार्टिकल जिसे कहा जाता है विम्प। लेकिन विम्प्स क्योंकि गोस्ट जैसे ऑर्डिनरी मैटर से होकर पास हो सकते हैं, इसलिए रिसर्चर्स को कुछ नहीं मिला है। न सिर्फ डार्क मैटर इस वक्त भी मेरे बीच से गुजर सकता है, बल्कि ये ऑलमोस्ट सर्टेनली गुजर रहा होगा और मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए हम अर्थ पर ये हाई टेक डिटेक्टर्स बना रहे हैं ताकि डार्क मैटर को कैच कर सकें। लेकिन जब तक साइंटिस्ट किसी विम्प को कैप्चर और एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते। विम्प थ्योरी के साथ मेन चैलेंज ये है कि हमें अभी तक कोई विम्प मिले ही नहीं है। हम कई सालों से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी मिला ही नहीं है। शायद डार्क मैटर विम्प से नहीं बना है। शायद डार्क मैटर को बनाने वाली चीज हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और कॉम्प्लेक्स है। हम जानते हैं कि रेगुलर मैटर कई अलग अलग फॉर्म्स में होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स की तरह हो सकता है। हम ये क्यों माने कि डार्क मैटर सिर्फ एक ही तरह का होता है? हो सकता है हमारी अप्रोच गलत हो। हम एक ही तरह का पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, लेकिन डार्क मैटर पार्टिकल तो बहुत तरह के हो सकते हैं। ऑर्डिनरी मैटर के पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हम इस चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर डार्क मैटर अलग अलग पार्टिकल से बना होता है तो ये भी वैसा ही कर सकता है, डार्क स्टफ के साथ इंटरैक्ट करना और डार्क एटम्स बनाना। हो सकता है कि डार्क मटेरियल्स का एक यूनिवर्स ही हो। अगर हम दिखा सके कि डार्क मैटर अपने साथ ही इंटरैक्ट करता है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे चारों तरफ इस वक्त भी ऐसी डार्क मैटर गैलेक्सीज, डार्क मैटर स्टार्स, डार्क मैटर प्लैनेट्स और लोग हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो क्या ये मिस्टीरियस यूनिवर्स वाकई एग्जिस्ट करता है? ईयर 2012 में चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ने एस्ट्रोनॉमर्स को इस बारे में पहला क्लू दिया कि डार्क मैटर इंटरैक्ट करता है या नहीं। टेलीस्कोप ने 2 गैलेक्सी क्लस्टर्स की टक्कर देखी। दोनों में ही सैकड़ों गैलेक्सीज थी। एस्ट्रोनॉमर्स ये देखने की उम्मीद कर रहे थे कि क्लस्टर्स के अंदर डार्क मैटर के साथ आखिर होता क्या है। क्या ये इंटरैक्शन के कोई साइंस दिखाएगा? इन क्लस्टर्स के आपस में टकराने पर डार्क मैटर क्या करता है, ये एक बड़ा सवाल है। जब क्लस्टर्स एक साथ आते हैं तो डार्क मैटर क्या स्मैक और ड्रैग करता है या बीच से निकल जाता है? अगर हम ये डिफरेंस मेजर कर पाएं तो पता लगेगा कि डार्क मैटर सेल्फ इंटरैक्ट करता है या नहीं। गैलेक्सीज एक दूसरे में से गुजरती है, लेकिन कुछ पीछे छूट भी जाता है। एक उलझा हुआ डार्क मैटर। ऐसा लगता है जैसे बीच में कुछ एक्स्ट्रा डार्क मैटर बचा रह गया है। ऐसा लगता है जैसे 2 डार्क मैटर बॉल्स एक साथ आ गए हों। कुछ एक्स्ट्रा ड्रैग हो और इस ड्रैग ने इनके बीच में थोड़ा सा डार्क मैटर छोड़ दिया है, जमा कर दिया है। ड्रैग पैदा करने के लिए कोलाइडिंग गैलेक्सी क्लस्टर्स में डार्क मैटर ने इंटरैक्ट किया होगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन सही साबित हुआ तो इसका मतलब होगा
कि कुछ डार्क मैटर अपने साथ इंटरैक्ट करता है। अगर ये बात सही साबित हुई तो फिर ये इस बात का एविडेंस होगा कि डार्क मैटर सेल्फ इंटरैक्ट करता है। और तब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि डार्क मैटर प्लैनेट्स हो और डार्क मैटर लिविंग एंटिटीज भी। हो सकता है कि एक छिपा हुआ डार्क मैटर यूनिवर्स मौजूद हो, छिपे हुए डार्क मैटर ऑब्जेक्ट्स हो, यानी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है और ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये डार्क सेक्टर वाकई मौजूद है तो डार्क लाइट भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि डार्क मैटर यूनिवर्स है और उसका डार्क रेडिएशन होता है। ये डार्क रेडिएशन वेव्स में ट्रैवल कर सकता है जिसे हम डार्क लाइट कहते हैं। तो ऐसे में अगर डार्क ग्लासेस पहन लें तो आपको ये डार्क यूनिवर्स डार्क लाइट की मदद से नजर आएगा। इंटरैक्टिंग डार्क मैटर का मतलब है कि हमारी अपनी दुनिया के पास इनविजिबल वर्ल्ड्स हो सकते हैं। लेकिन क्या ये विजन्स असली हैं या सिर्फ एक साई-फाई फैंटेसी? मुझे लगता है कि डार्क मैटर स्टार्स, डार्क मैटर प्लैनेट्स, डार्क मैटर पीपल फिलहाल तो साइंस फिक्शन ज्यादा है, रियलिटी कम। ये सोच एक सपने जैसी है कि डार्क सेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि वो हमारे सेक्टर जैसे किसी चीज को रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो जहां तक डार्क प्लैनेट्स, डार्क पीपल और डार्क टीवी शोज का सवाल है तो ये लोगों की इमेजिनेशन है। मैं इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना क्रेडिबल भी नहीं लगता। इतना सारा डार्क मैटर मौजूद है वहाँ कि ये हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। अगर इसका छोटा सा हिस्सा भी डार्क मैटर की दूसरी फॉर्म्स के साथ इंटरैक्ट कर पाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। डार्क मैटर के मामूली से परसेंटेज के इंटरैक्शन का हमारी अर्थ की फ्यूचर लाइफ पर बड़ा असर पड़ सकता है। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स का एक डोमिनेंट और क्रिएटिव फोर्स है, लेकिन क्या इसने हमें बनाने में भी मदद की होगी? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ा कोई की इवेंट मिल्की वे में डार्क मैटर से सीधे तौर पर अफेक्ट हुआ होगा। इस कंट्रोवर्शियल थ्योरी को इंस्पिरेशन मिली है अर्थ की हिस्ट्री के एक बहुत ही वायलेंट दिन से। 65 मिलियन ईयर्स पहले माउंट एवरेस्ट के साइज का एक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया था। इस टक्कर से आसमान काला हो गया और कॉन्टिनेंट्स पर आग लग गई। इस धमाके से जो एनर्जी निकली उसकी ताकत वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से करीब 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा थी। 1 बिलियन टाइम। इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट ने डायनासोर्स के एरा को खत्म कर दिया और हमारे मैमेलियन एंसेस्टर्स के फ्लैश होने के लिए रास्ता साफ किया। लेकिन क्या ये अकेला ऐसा इवेंट था? अर्थ पर मास एक्सटिंक्शन कई बार हो चुके हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या इसका कोई पैटर्न है? क्या कोई ऐसा टाइम होता है जो ज्यादा डेंजरस है जब मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो सकता है? क्या हम इसे लार्जर यूनिवर्स के साथ किसी तरह जोड़ सकते हैं? हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में ऐसे साइकिल्स की पॉसिबिलिटी पर नजर डाल रहे थे और कई तरह के जियोलॉजिकल फिनोमेना में हमें 30 मिलियन ईयर्स की एक साइकिल मिली। तो आखिर कौन सी चीज इस साइकिल को क्रिएट कर रही है? एक क्लू मिलता है सन के उस पैसेज से जो मिल्की वे के चारों तरफ मौजूद है। सन को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 250 बिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, लेकिन जब हम गैलेक्सी सेंटर के आसपास घूमते हैं, हम गैलेक्सी के लार्जर डिस्क में जैसे ऊपर नीचे फ्लोट भी होते हैं। किसी कैरोसेल हाउस की तरह हमारा सन हर 30 मिलियन ईयर्स में एक बार गैलेक्टिक प्लेन से होकर गुजरता है। ऐसा करते वक्त ये शायद सेल्फ इंटरैक्टिंग डार्क मैटर की एक लेयर से होकर भी गुजर रहा होगा। डेफिनेटली तो नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया यह है कि डार्क मैटर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारी गैलेक्सी के डिस्क के साथ एक और एक डिस्क बना सकता है। तो स्टार्स के बीच डिस्क में जहां सन रहता है
वहाँ डार्क मैटर की एक बहुत पतली डिस्क है और ये कुछ बहुत ही एक्साइटिंग काम कर सकती है। इस डिस्क का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है। जब हमारा सोलर सिस्टम इसके बीच से गुजरता है तो डिस्क की ग्रेविटी हमारे आउटर सोलर सिस्टम में कॉमेट्स की ऑर्बिट को डिसरप्ट करके उन्हें अर्थ की तरफ भेज सकती है। माइक रैम्पिनो को लगता है कि डार्क मैटर की वजह से दूसरी मास एक्सटिंक्शन हुई होगी। वक्त वक्त पर ऐसे जबरदस्त वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं जिन्होंने लाखों स्पीशीज को खत्म कर दिया। उनका कहना है कि जब अर्थ डार्क मैटर डिस्क से होकर गुजरती है तो इसमें से कुछ को अर्थ की ग्रेविटी जकड़ लेती है। ये कोर वाले हिस्से में जाकर खुद को खत्म करता है और हीट जनरेट करता है। हीट को कहीं ना कहीं तो जाना होता है, तो अर्थ के अंदर रॉक्स पिघलने लगते हैं और ये लावा के बड़े बड़े फ्लोस की तरह सरफेस पर पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ लावा इरप्शंस इतने बड़े थे कि उन्होंने टेक्सास जितने बड़े स्टेट को कवर कर लिया था। फ्लड लावास का असर आसपास ही नहीं दूर तक होता है। ये एटमॉस्फेयर को बदल देते हैं। लावा से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लॉन्ग टर्म वार्मिंग हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से शॉर्ट टर्म कूलिंग हो सकती है। यानी इस वॉल्केनिज्म के आसपास वाले दौर में ही क्लाइमेट में बड़ी तेजी से वाइल्ड फ्लक्चुएशन हो सकती है। इनसे क्लाइमेट बदलता है और बड़े लेवल पर लाइफ खत्म हो जाती है। ये मास एक्सटिंक्शंस उस टाइम की डोमिनेंट स्पीशीज के लिए डिजास्टर साबित हुई थी। शायद जिस ऑब्जेक्ट ने डायनासोर्स को मारकर हम इंसानों के लिए रास्ता साफ किया, वो डार्क मैटर की वजह से शुरू हुई एक्सटिंक्शन लेवल की कई इवेंट्स में से सिर्फ एक थी। तो हम इसे शिव हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार शिव जी डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल के गॉड हैं। तो एक दुनिया डिस्ट्रॉय होती है, डायनासोर की दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैमल्स और बर्ड्स की दुनिया शुरू हो जाती है। अगर ये बात सच है तो डार्क मैटर एकदम शुरुआती से ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आया है, यानी बिग बैंग के ठीक बाद से इंसानों के एवोल्यूशन तक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर ये थ्योरी सच साबित हो गई तो क्या नियर फ्यूचर में डार्क मैटर किसी और स्पेस रॉक को उसकी ऑर्बिट से निकालकर बाहर करेगा? वेल, हमारी अर्थ एक शूटिंग गैलरी में मौजूद है। ऐसे नियर एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करते ही रहते हैं। ऐसे कॉमेट्स हैं जो ओट क्लाउड से आते हैं और अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। जब ये कॉमेट्स ओट क्लाउड्स में जोर से हिलते हैं तो एक अर्थ के पास से होते हुए सन की तरफ जाते हैं और इनमें से कुछ अर्थ से टकरा भी जाते हैं। तो हम इस तरह एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में बैठे हुए। कहीं हमें तबाह करने वाला कॉमेट अर्थ की तरफ आ तो नहीं रहा? फॉर्चुनेटली हम कुछ एक मिलियन ईयर्स पहले ही ये सब झेल चुके हैं। हम नीचे से गिरकर ऊपर उठे हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक हम शायद बहुत ही गलत जगह पर हैं। हो सकता है कि हम नियर फ्यूचर में वोल्केनिज्म की वजह से एक और मास एक्सटेंशन इम्पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हों। डार्क मैटर की वजह से अर्थ पर मास एक्सटेंशंस हुए, ये आइडिया काफी टेरिफाइंग है। गैलेक्टिक प्लेन में सोलर सिस्टम अब भी बॉबिंग कर रहा है। शायद अगले डिसरप्टिव कॉमेट पर हमारा नाम लिखा हो। फॉर्चुनेटली ये थ्योरी अभी प्रूव नहीं हुई है कि डार्क मैटर ने डायनासोर्स को वाइप आउट किया था। हम एक के बाद एक दूसरा स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं। अगर इस मैटर में डार्क मैटर मौजूद है, अगर ये ऐसे पार्टिकल से बना है जो अपने साथ ही इतना इंटरेक्ट करता है कि इससे एक डिस्क बन जाए, और अगर ये डिस्क मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आइडिया इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ न्यूयॉर्क में मुझे ये बेट लगाना होता कि डार्क मैटर ने डायनासोर्स को मारा या नहीं, तो मैं इसके अगेंस्ट बेट लगाता। पर अच्छा है कि लोग ध्यान से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियोस को टेस्ट कर रहे हैं। आउटलुक साफ नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर डार्क मैटर ना होता तो हम भी ना होते। हर चीज के लिए डार्क मैटर को ब्लेम करने से बेटर होगा कि हम इसको थैंक्स कहें, क्योंकि इसने हमारी गैलेक्सी को बनाने में मदद की है।
मुझे ये फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि हम जो कुछ देखते हैं यूनिवर्स में वो मैटर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। ये बात हमें कहीं ज्यादा इनसिग्निफिकेंट बनाती है। कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बस किसी पोल्यूशन जैसे हैं, और मुझे ये बात कुछ बुरी भी नहीं लगती। ये अच्छी बात है क्योंकि ये हमें एक तरह से ज्यादा प्रेशियस बना देती है। अगर डार्क मैटर ना होता तो मिल्की वे गैलेक्सी ना होती, सन नहीं होता और अर्थ भी नहीं होती। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो आज हमें जैसा यूनिवर्स दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा रैंडम होता। इसमें स्ट्रक्चर्स, गैलेक्सीज और स्टार्स का पॉपुलेशन बहुत कम होता। इस तरह की चीजें या तो होती ही नहीं या जैसी हमें दिखती हैं वैसी नहीं होती। हमारा एग्जिस्टेंस डार्क मैटर की वजह से ही है। हमारा ये यूनिवर्स मैटर्स, स्टार्स और गैलेक्सी से भरा है। इसके पीछे वजह यही है कि डार्क मैटर मौजूद है। तो अगर कोई इंसान मुझसे ये सवाल पूछता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं यही जवाब दूंगा कि डार्क मैटर से। डार्क मैटर ही तय करता है कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, कैसे मूव करती हैं और फ्यूचर में कहाँ जाएंगी। हम मौजूद हैं डार्क मैटर के यूनिवर्स में, हमारे नहीं।